गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में जैसा कि आपने देखा कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके न्यायालय में प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए जो मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं उसके पार्ट 4 यानी पार्ट डी को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सेक्शन 87 ऑनवर्ड है। और 87 के प्रोविजन को कल मैंने बात की थी आपके साथ, जिसमें ये प्रोविजन था कि अगर समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना, यानी समन पर वो व्यक्ति अगर उपलब्ध नहीं होता है या हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, और वारंट वो पहले अवेलेबल होगा और फिर नॉन अवेलेबल होगा। इसकी डिस्कशन मैं कर चुका था कल। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो सेक्शन 88 पर है, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, है ना। तो when any person for whose appearance or arrest the officer presiding in court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without security for this appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. तो जब वो कोर्ट में अपीयर हो जाता है उसके बाद उससे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है, और इस बात के लिए कि वो आगे से न्यायालय में, उसी न्यायालय में, या अगर वो केस कहीं और ट्रांसफर किया था तो ट्रांसफर जिस केस में किया जाए, जिस कोर्ट में किया जाएगा उस न्यायालय में वो हाजिर होगा। तो ये प्रोविजन इसलिए है कि जैसा कि शायद मैंने कल बताया भी था आपको कि जब कोई व्यक्ति एक बार ऑफेंस FIR अरेस्ट होता है और उसके बाद वो बेल करा लेता है, तो बेल कराने के बाद वो जेसी में या घर बेल करा लिया तो अपने घर पे होगा, और जब केस की रीओपनिंग हुई तो उसे फिर से प्रेजेंट होना होता है, और उस कंडीशन में अगर समन पर वो हाजिर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में उसकी बेल कैंसिल हो जाती है। और इस कंडीशन में जब उससे पुलिस अरेस्ट करके लाती है कोर्ट में वापस, या खुद से भी प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे फिर से बेल बॉन्ड देना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसीजर है। कुल मिलाकर अर्थ इसका केवल इतना सा है कि वो कोर्ट में उसकी प्रेजेंस जो है वो सुनिश्चित हो सके, वो कहीं फरार ना हो जाए, इस तरह की चीजें। एक छोटा सा प्रोविजन है सेक्शन 89 का, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो जैसे कि पहली बार उसे बेल दिया गया था और कोर्ट के समन और वारंट पर वो नहीं आया तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसी तरह से दोबारा से फिर स्थिति ये है कि अगर वो बॉन्ड पर उसे रिलीज कर दिया गया और फिर नेक्स्ट जो अगली तारीख होगी न्यायालय की, उन तारीखों पर अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो उसे फिर अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसकी सेक्शन 89 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें ये लिखा है कि हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, यानी जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की रियाबत है, हाजिर नहीं होता है, तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। तो ये दोनों स्थितियों में हो सकता है। पहली बार जब उसे बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट किया होगा, जब बेल किया होगा तो बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट किया होगा, और उसके अंतर्गत इनहेरेंट कंडीशन यही होती है कि न्यायालय में जब बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा। लेकिन अगर उस समय हाजिर नहीं हुआ और उसके बाद फिर वारंट हुआ और वारंट के बाद फिर उसने बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट किया और उसके बाद फिर नहीं हो रहा, तो वहां पर फिर उसे अरेस्ट करके लाया जाएगा, और उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि उसे फिर दोबारा से रिलीज किया ही जाए। एक और छोटा सा प्रोविजन है सेक्शन 90 का, जो ये प्रोवाइड करता है कि इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंटों का लागू होना है। ये शायद मैं कल जहाँ तक डिस्कस कर चुका एनीवे। तो जब कोई व्यक्ति ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं यानी 61 से लेकर 90 तक के, ये केवल उन्हीं कंडीशन लागू होगा जबकि वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिरी उपस्थित करने के लिए समन वारंट जो भी जारी होते हैं उसके कंडीशन पर ये चीजें लागू होगी, इनिशियल कंडीशन में लागू नहीं होगी। तो इस तरह से सेक्शन 90 तक के प्रोविजन मैंने डिस्कस किए, जो बेसिकली कोर्ट में किसी व्यक्ति को प्रेजेंस निश्चित करने के लिए लाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 7, वो प्रोसेस टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी चीजों को न्यायालय में उपस्थित करने के आदेश के संबंध में प्रोविजन है। लेकिन इन प्रोविजन को हम बाद में देखेंगे जब ट्रायल के कंडीशंस होंगे तब, क्योंकि ट्रायल के केसेस में चीजों को प्रोडक्शन किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है न्यायालय के सामने, तो इस कंडीशन को हम तब देखेंगे। फिलहाल हम किसी इंडिविजुअल के संबंध में क्या क्या प्रोविजन है उसको हम देख रहे हैं।
तो इसी क्रम में आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले मैंने यूनिट को जो 12 पार्ट में बांटा था, तो उसमें आज जो है ये स्टेप्स टू इंश्योर एक्यूजर्स प्रेजेंस इन कोर्ट, ये प्रोविजन जो है वो आज कंप्लीट होता है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट यूनिट है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स। तो पुलिस जो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि सीआरपीसी के अंतर्गत दो तरह के प्रोविजन है, एक प्रिवेंटिव मेजर्स है और एक फिर कोई ऑफेंस हो जाने के बाद। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर क्या प्रोविजंस है उसको हम देखते हैं। तो यूनिट 1 का ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत कि ये प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, ये सेक्शन 106 से लेकर और 124 तक है। तो यहाँ पर बीच में मैंने जो है सेक्शन 91 से लेकर और 105 तक की प्रोविजन को अभी फिलहाल मैंने लेफ्ट किया है, और इसको बाद में जहाँ पर प्रोडक्शन एग्जिबिट करने की प्रोविजंस आएंगे ट्रायल के दौरान, वहाँ पर इसकी हम डिस्कशन करेंगे, तो वो आपको उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन आप चाहें तो बेयर रेट से इसमें एक बार गॉन थ्रू हो सकते हैं। जो सेक्शन 106 के प्रोविजन है वो बेसिकली कोई ऑफेंस होने से पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसके संबंध में ये है। तो इस चैप्टर को चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी में ये दिया हुआ है, और उसकी पूरी हेडिंग इस तरह से है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो दोष सिद्धि पर परिशांति कायम, इसमें परिशांति कायम के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। इसमें सेक्शन 106 सबसे पहले है। इसमें आपको स्लाइड में दिख रहा है, द प्रोविजंस ऑफ section 106 to 124 has been provided under chapter 7 of the criminal procedure code 1973 under the heading of security for keeping the peace and the good behavior। ये डिटेल प्रोविजन जो है वो आगे हम सेक्शन वाइज देखेंगे क्या क्या सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले आप 106 को देखते हैं। सेक्शन 106 क्या है? सेक्शन 106 में 4 सब क्लॉजेज हैं, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 106 सब क्लॉज 1 आपकी स्लाइड पे दिख रहा है। इसका प्रोविजन है इस तरह से कि जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोष सिद्ध ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि न्यायालय की ये राय हो, ठीक है। किस संबंध में? तो प्रोविजन 2 सब क्लॉज 2 में जो ऑफेंसेस बताए गए उस संबंध में वो परिशांति कायम रखेगा। तो इसमें सेक्शन 106 को सब क्लॉज 1 को पढ़ने से पहले 106 सब क्लॉज 2 पढ़ना बहुत जरूरी होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि किन अपराधों के कंडीशन में न्यायालय जो है वो उससे बॉन्ड एक्सिक्यूट कराने का एक्सपेक्टेशन करेगा। तो हम सबसे पहले 106 सब क्लॉज 2 को देख लेते हैं। ये देखिए 106 सब क्लॉज 2 है। इसमें ABCD 4 सब क्लॉज है। पहला है कि भारतीय दंड संहिता की अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 153 क, धारा 153 ख, धारा 154 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से भिन्न है। तो यहाँ पर आपको आईपीसी के जो प्रोविजंस है उसको देखना पड़ेगा। बिना आईपीसी के प्रोविजंस को देखे आप इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आप हाथों हाथ आईपीसी के प्रोविजन चाहे तो गूगल पे खोल लें, या अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो वो खोल लें, और उसमें आप देख लें कि 153 क, 153 ख और 100 धारा 54
के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न कौन कौन से अपराध हैं? सामान्य तौर पर वो सारे अपराध हैं। बी पार्ट ये कहता है कि कोई ऐसा अपराध या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना है, ठीक है। और सी ये कहता है कि आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध, और डी ये कहता है कि कोई अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आश्रित है या जिनके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है। तो ये बहुत लैंग्वेज वेग है और इसी कारण से इसमें पुलिस को बहुत पावर मिल जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर इसमें चैप्टर आईपीसी के जो चैप्टर 8 है उसके प्रोविजंस का हवाला। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने आईपीसी के चैप्टर 8 को देख लिया होगा, और इन केस नहीं देखा तो मैं आपको अब फिर बता देता हूं कि चैप्टर 8 ऑफ द आईपीसी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, और ये सेक्शन 141 से लेकर 160 तक के सेक्शंस हैं जिसमें कि ये सारी बातें की गई है। अब इसकी हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऐसे कार्य जिससे कि लोक प्रशांति डिस्टर्ब हो जाए, भंग हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में कई सारे इसके नाम भी दिए गए हैं, जैसे विधि विरुद्ध जमाव है, या फिर जो है घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, ज्वाइंट अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, जैसे अभी किसानों का आंदोलन ही चल रहा है या कोरोना पीरियड के कारण 144 लागू है, तो 144 लागू है तो इसका मतलब है कि वो विधि विरुद्ध जमाव वहां पे नहीं कर सकते। विधि विरुद्ध जमाव कब हो जाएगा? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमा हो जाए। और ऐसे ही जमाव में अगर आप कोई अस्त्र शस्त्र लेके आ गए, जैसे वहां पे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, अगर वहां कोई फायर आर्म्स लेके आ जाए तो तुरंत जो है वो अपराध हो जाएगा। इसी तरह से बलवा करना, राइटिंग, तो बलवा क्या होता है? जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कॉमन इंटेंशन के लिए कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उसे हम बलवा कहते हैं। तो बलवा हो जाए, या फिर इसी तरह से और भी इसके विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रेसित करने में 149, ये आप सेक्शन सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 149। तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स हैं सेक्शन चैप्टर 8 में जिससे कि शांति व्यवस्था खराब होती है। तो जब ऐसा कभी लगे कि शांति व्यवस्था खराब होती है तो वहां पर जब उस व्यक्ति को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ठीक है ना, तो आमतौर पर इस तरह के जो ऑफेंसेस है वो 3 वर्ष से कम की सजा से है और वो सेशन का जुरिस्डिक्शन नहीं आता है। तो आमतौर पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ ही इसको पेश किया जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वो चूंकि सजा बेल देने में अगर सक्षम नहीं है तो उसी की बेल कैंसिल हो जाती है और फिर सेशन में अपील करता है, या मजिस्ट्रेट ने बेल नहीं दिया तो अपील करता है। नहीं तो आमतौर पर अगर वो बेल देने में सक्षम है तो यहाँ से बेल हो जाता है, यानी बेल बॉन्ड एक्सक्यूट करने पर उसे बेल दे दिया जाएगा, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंसेस है और बेल एज ए राइट क्लेम किया जा सकता है और लोअर कोर्ट से, सिविल जज सीजीएम के कोर्ट से इसकी बेल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 106 सब क्लॉज 3 क्या कहता है। 106 का 106 का सब क्लॉज 3 कहता है कि if the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond so executed shall become void, यानी कि यदि दोषरहित अपील पर या अन्यथा अपास कर दिया जाता है तो बंध पत्र ऐसे निष्पादित किया गया है शून्य हो जाएगा। यानी परिशांति भंग करने पर न्यायालय ने उसे अगर सजा सुना दी और उस सजा की उसने अपील की ऊपर के कोर्ट में और वहां से वो सजा खारिज कर दी गई, तो वो जो बेल बॉन्ड एक्सक्यूट किया गया उसकी जो वैल्यू है वो निल हो जाएगी, नलिटी हो जाएगी, यानी वो बेल बॉन्ड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहेंगे। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा जब भी वह पुनरीक्षण की जाए कि अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जाएगा, यानी ये रिवीजन किया जाएगा इसका, ठीक है ना। और रिवीजन कौन सा न्यायालय कर सकता है? या तो स्वयं न्यायालय वही कर सकता है या अपील का न्यायालय कर सकता है। तो जो भी न्यायालय उस मामले को करेगा वो रिवीजन की शक्तियों का उपयोग इस मामले में करेगा।
तो इस तरह से 106 जो है सिंपली दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति की बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोष सिद्धि पर, यानी अगर दोष सिद्धि नहीं हुआ है तो उसे पुलिस ही मुचलके पर रिहा कर सकती है, लेकिन अगर दोष सिद्धि हो गया तो उसके बाद वो शांति बनाए रखेगा, इस बात की प्रतिभूति जुडिशियल कोर्ट लेगा। और 107 ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए पावर है, जो आप आमतौर पर सुनते होंगे कई बार कि 107(16) में अरेस्ट हो गया। तो 107(16) क्या है? यहाँ पर सीआरपीसी में ध्यान रखने वाली बात है कि 106 की जो पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है और 107 की जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें ये 107 जो है वो शुरू ही होता है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए बाधित होती है। अन्य दशाओं का मतलब क्या है? अन्य दशाएं यानी जो दशाएं 106 में दी गई हैं उसको छोड़कर, 106 में दी गई दशाओं को, स्थितियों को छोड़कर, जो कि सब क्लॉज 2 के ABCD में दिया गया है। तो 106 सब क्लॉज 2 के ABCD में जो कंडीशंस दिए गए हैं उस कंडीशंस के अलावा अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, पीस एंड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर 107(16) में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं इतने पे रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 107 और उसके बाद की बातें करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।